सूत्र मैं बताता हूं। 4 सूत्र मैंने आपको पानी की बताया। यहां से भोजन का सूत्र शुरू होता है। आपने व्यायाम किया, आपने योगासन किए, आपने सारे फ्रेश होके प्राणायाम किए, सब हो गया। अब जो है आपको यहां से भोजन करने के सूत्र शुरू होंगे। सूर्योदय हो गया, सूर्योदय के पहले पहले आपने ये सब चीजें कर ली और सूर्योदय हो गया। सूर्योदय से 3 घंटे के अंदर, सूर्योदय से 3 घंटे के अंदर आपको भोजन करना है। अगला सूत्र, 5वां सूत्र है ये, 3 घंटे के अंदर भोजन करना है। अब क्यों? देखिए, एक जठर अग्नि जलती है पेट में। ये जठर अग्नि जो है ना, जैसे ही पेट में भोजन गया, अन्न गया, वैसे ही ये भड़कती है। डायरेक्ट इसका, इस जठर अग्नि का संबंध सूरज की किरणों से है। ठीक है, जैसे जैसे सूरज की किरणें तेज होती हैं, वैसे वैसे जठर अग्नि और भड़कती है और भड़कती है और भड़कती है। अब देखो, बॉडी का हर पार्ट जो है, हर अंग जो है, उसका अपना समय है जब वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो जठर जो है ज्यादा एक्टिव होता है सुबह, सूरज उगने के 3 घंटे के अंदर अंदर तक जठर अग्नि ज्यादा पल्लवित होती है। इसलिए दुनिया का हर जानवर सूरज उगते ही बहुत ज्यादा खाता है। गाय सुबह उठते ही ज्यादा खाती है, बैल सुबह उठते ही ज्यादा खाता है। इवन गधा, जिसको हम गधा बोलते हैं, वो गधा सुबह उठते ही खाता है। जानवर, हर जानवर, चिड़िया सुबह उठते ही दाना खाने चली जाती है, मगर हम लोग सुबह नहीं खाते। और ये कब से शुरू हुआ? जब से अंग्रेज हमारे देश में आए। मैं आपको नाश्ता नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं दोपहर का जो लंच, मतलब 4 चपाती, थोड़ा सा चावल, दाल और सब्जी, इतना ही खाते ना, इतना आपको सुबह खाना है। भरपेट, जितना हेवी आप खा सके। 400 ग्राम ही पेट में जाता है, इससे ज्यादा तो आप खा नहीं सकते। तो ये पेट में जाता है। और होता क्या है, देखो, जब मतलब वाघ भट्ट जी कहते हैं कि ये जैसे भोजन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, भोजन को पचाना इंपॉर्टेंट है। आपने अगर 400 ग्राम भोजन किया और उसमें से 300 ग्राम पचाया, तो डाइजेस्ट किया, तो आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। मगर आपने 400 ग्राम भोजन किया और सिर्फ 100 ग्राम पचाया, आपकी लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाएंगे। डॉक्टर बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, यूरिक एसिड बढ़ गया, हार्ट अटैक की तरफ आप जाने वाले हैं। तो हुआ क्या, जब भोजन पचता है तो 4 स्टेप में हम लोग भोजन करते हैं। भोजन, ठोस भोजन जो है पेट में गया, बराबर है, ये पहली प्रोसीजर हुई। दूसरी प्रोसीजर में ये पूरा भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी मिक्स हो गई। तीसरी प्रोसीजर में ये जो अग्नि जली, इस अग्नि ने क्या किया, उसको मेल्ट किया, उसका पेस्ट बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में चौथी स्टेप होंगी जिससे रस बनेंगे, और ये पूरा जो पेस्ट से बना वो छोटी आंत में जाएगा। और ये जो रस बने, यही रस बदलेंगे रक्त में, यही रस बदलेगा हड्डियों में, मांस, वीर्य, इस सब में बनेगा। मल मूत्र की जरूरत नहीं है हमको, मगर वो पचन होने के बाद ही बनता है। तो रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य, हड्डियां, ये सब बनती है तब, जब इसको मेल्ट होने के बाद में रस बनता है। यही रस बनाता है। अब आप कोई मुझे बताइए कि आप कोई बोल सकता है क्या कि ये हड्डियों की जरूरत नहीं, मुझे रक्त की जरूरत नहीं है, मांस की जरूरत नहीं? कोई नहीं बोल सकता। और ऐसे भी नहीं बोल सकते वो रस में परिवर्तित भोजन जब होता है तभी बनता है। तो रस में परिवर्तन होने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता है। पेट में 1.5 घंटे तक रस बनने की प्रक्रिया चलती है। पूरा ठोस भोजन किया, उसका खिचड़ी बन गई, फिर तीसरी स्टेप में उसका पेस्ट बना, और चौथी स्टेप में उसका रस बना। रस से ये सारी चीजें बनने वाली है। अब आप कोई बोलेंगे, ये देखो दाल बह रही है नसों में से, ये सब्जी बह रही है ना आलू की, ये रोटियां चपाती और ठेपले बह रहे हैं। ऐसा नहीं होता। रस बनेगा तभी बहेगा, रक्त के माध्यम से। अब जो है हुआ क्या कि हम जो है ना सुबह सुबह नाश्ता करते हैं। वो कहां से आया? वो अंग्रेजों से आया। वाघ भट्ट जी ने पूरे 7000 सूत्रों में, अपने 2 पुस्तकों में जो उन्होंने 7000 सूत्र लिखे, उसमें कभी भी नाश्ते का उपयोग नहीं किया। और आप बोलेंगे, मदन भाई, डॉक्टर तो कहते हैं कि सुबह थोड़ा खाइए, नाश्ता कीजिए, दोपहर को फिर थोड़ा खाइए, फिर 4 बजे बिस्किट और चाय खाइए, फिर रात को जो है डिनर कीजिए, ऐसा आपको डॉक्टर कहते हैं। मैं कहता हूं कि ये वो डॉक्टर कहते हैं जिनकी पढ़ाई जो है वो यूरोप कंट्री से आई है। देखो, MBBS, MD और ये सारी स्टडी तो यूरोप कंट्री की है। हमारे इसका तो इतिहास 200-250 वर्ष का है। मेरे साथ में डॉक्टर जी बैठे हैं, है ना, डॉक्टर जादव यहां बैठे हुए। इसका पूरा इतिहास जो है वो 250 साल का है। 1775 में अमेरिका आजाद हुआ। 1779 में वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत जोरों का बुखार आ गया। हमारी तो सारी पैथियां हजारों वर्षों की हैं, 3500 वर्ष पुराने तो ये सिर्फ सूत्र है जो मैं आज को आपको बता रहा हूं। इसके भी पहले चरक ऋषि हुए, उन्होंने सब ये सूत्र किए, फिर वाघ भट्ट जी ने उसको और डेवलप किया, लिख के रखा, उसके एक्सपेरिमेंट किए। 3500 साल कम नहीं होते, और 250 साल। तो इस जॉर्ज वॉशिंगटन को, जो पहला राष्ट्रपति था, उसको 1779 में एक
बुखार हो गया बहुत जोरों का, और दुनिया भर के उनके एलोपैथी के सारे डॉक्टर्स बुलाए गए और उन्होंने क्या किया। एलोपैथी एक बेस पर चलती है कि जो चीज खराब हो गई मेडिसिन देकर देखो, नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं तो उस चीज को निकाल दो। तो रक्त घुस गया, उन्होंने एजम्पशन किया कि इनके शरीर में खराब रक्त घुस गया है, इस शरीर खराब रक्त को निकालना है। उनको बांध दिया गया पहले राष्ट्रपति के अमेरिका के, और उनके हाथ की नसें काट दी गई और रात भर उनका खून बहता गया। बेकार खून के साथ साथ अच्छा खून भी बह गया और उनकी मृत्यु हो गई। ये इतिहास है। और हम उस वक्त तक लोगों को ठीक करते थे इन बुखारों को नीम का गिलोय पिलाकर। नीम का गिलोय आप पिलाइए, अच्छे से अच्छा बुखार खत्म हो जाता है। डेंगू अगर किसी को हो गया है, हड्डियां दुखती है, पूरा बॉडी में पेन होता है डेंगू होने के बाद में, मलेरिया होने के बाद में, मैंने जो आपको बताया था ना पारिजात का जो पौधा है उसका अगर यही काढ़ा आप पिलाइए, दूसरे तीसरे दिन डेंगू का मरीज ठीक हो जाता है। ये हमारे देश की इतनी सारी सब चीजें थी कि हम लोग बुखार भी कितने जल्दी जल्दी ठीक कर देते बिना किसी चीर फाड़ के। तो ये जो जठर अग्नि है, इस जठर अग्नि को अब अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो डॉक्टर्स है, ये डॉक्टर्स हमको क्या कहते हैं कि क्योंकि उनके देश में थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है क्योंकि सूरज नहीं है, तो सुबह थोड़ा खाओ, फिर दोपहर को थोड़ा खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स पियो, रम्स पियो और ये हॉट ड्रिंक्स पियो, उसको केमिकल डाल डाल के पचाओ, तब जाकर वो पचेगा, क्योंकि सूरज पचाएगा ही नहीं। हमारी तो जठर अग्नि 85% जो जठर अग्नि में अनाज गया उसको तो सूरज ही पचाने वाला है, क्योंकि दिन भर तक वो जठर अग्नि काम करने वाली। जैसे जैसे सूरज 1 बजे ऊपर आएगा पूरा अनाज पच जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सुबह अगर मैं 9 बजे खाना खाऊंगी, मान लो 7 बजे मुंबई में अगर सूरज उगता है और 3 घंटे के अंदर मुझे भोजन करना है तो मुझे भूख लगेगी? बिल्कुल नहीं लगती। शरीर को 8 घंटे के बाद ही भूख लगती है। देखो, आप 12 बजे भोजन करते हैं, रात का भोजन कितने बजे करते हैं? 8 बजे। 1 बजे अगर भोजन करेंगे तो 9 बजे भोजन करेंगे, बराबर 8 घंटे होते हैं। आप 2 बजे भोजन कीजिए, 10 बजे आपको भूख लगेगी। शरीर को 8-8 घंटे के अंतराल में ही भूख लगती है। मैं सुबह 9 बजे भोजन करता हूं, 9:30 बजे। मेरा डिपार्टमेंट में मुझे पहुंचना होता है 11, 11:30 बजे, तो मैं 9, 9:30 बजे भोजन करता हूं। भोजन रेडी रहता है ना? बैठे है ना, इनके लिए बजा दीजिए, भोजन तैयार कर देते। तो ये भोजन तैयार होता है और भोजन तैयार होकर 9:30 बजे भोजन करता हूं और बराबर मैं 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ता हूं ठाणा से, और घाट मैं पहुंचता हूं चर्च गेट में, मेरा डिपार्टमेंट है। बराबर 1 घंटा लगता है और 1.5 घंटे के बाद में फिर मेरा लेक्चर होता है वहां पर। 2 बजे तक मैं वहां रहता हूं और उसके बाद में फिर सोशल वर्क में, ये सारी चीजों में रहता हूं। तो सुबह सुबह जब मैं भोजन, मैं बराबर शाम को जब घर लौटता हूं 6:30 बजे मुझे भूख लगती है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट है और ये हमारे सारे सूत्र बताते हैं। तो आप सुबह सुबह उठते ही 3 घंटों के अंदर भोजन करें तो वो पूरा पचन हो जाएगा। ये पहला 5वां सूत्र। 6वां सूत्र, भोजन जब भी बनाएं, पकाए, भोजन को पकाते समय सूर्य की किरणें और हवा का स्पर्श होना चाहिए। सूर्य की किरणें और हवा का स्पर्श। अब ये बहनों के ऊपर है। फिर हम लोगों ने देखा कि ऐसा, पहले हम लोग पीछे जाइए आप, हमारे गांव जो है, गांव में देखिए कि हमारा जो किचन है, जो चूल्हा है, वो तो घर के बाहर ही होता था, बाहर ही पकाया जाता था। और अगर घर के पास में, घर में भी हो तो खिड़की के पास होता था। तो सूरज की किरणें मिलती थी और हवा का स्पर्श कैसे होता था? जो हंडी रखी है पकाने के लिए, उस हंडी के ऊपर जो ढक्कन है, वो ढक्कन को थोड़ा सा खोलकर रखते थे, तो सूरज की किरणें भी पड़ती थी और हवा का स्पर्श भी होता था। तो ये वाघभट जी ने क्यों लिख के रखा कि सूरज की किरणें और हवा का स्पर्श होना चाहिए? तो पता चला कि जितना समय खेत में जिस अनाज को पकने के लिए लगा, उतना ही एन एवरेज हमारे घर में उसको पकने के लिए लगना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ऐसे कितने बर्तन हैं कि हमारे घर में हम लेकर आते हैं कि जिसमें से हमको सूरज का स्पर्श नहीं होता और हवा का स्पर्श नहीं होता, किरणों का स्पर्श नहीं होता। तो सबसे पहले आया कुकर, एल्यूमिनियम के कुकर। अब ये एल्यूमिनियम के कुकर कितने डेंजरस है, हम लोगों ने इसका पता करने की कोशिश की और IIT के कुछ स्टूडेंट्स को हम लोगों ने लगाया, कुछ ऑफिसर्स को लगाया, कुछ प्रोफेसर्स को लगाया। तो उन्होंने कहा कि हम बिना नाम बताए आपको ये रिपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि हम अगर बताएंगे अपना नाम तो दूसरे दिन कुकर कंपनियां गोली हमको मार देंगी। आप बताइए, हमको दे दिए रिपोर्ट। उन्होंने बताया कि ये कुकर कितना घातक है। ये जो सीटी लगा दी, ये प्रेशर कुकर है। ये प्रेशर जो बनता है नीचे पानी का और भाप का जो प्रेशर बन रहा है, ये प्रेशर इतना घातक है कि इसमें अनाज पकता नहीं है, गलता है। गलना और पकने में फर्क है। गलना मतलब एक एक दाना जो बना वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे कण है, और जब जाके वो पूरा एक दाना बना है ना। और इसी दाने को लेकर जो है हम लोगों ने ये किया और कुकर में डाल दिया और उसको पकाया। कितने मिनट में? 6 मिनट में। 6 मिनट में प्रेशर से वो पकी नहीं, वो गल गई। उसके साथ साथ उसके पूरे विटामिन्स गल गए, को विटामिन्स गल गए, कुछ भी नहीं मिला।
सिर्फ दाल खा रहे हैं हम लोग बिना विटामिन और कोविटामिन की, जिसमें सिर्फ 5% विटामिन है। 5 से 13% विटामिन बचते हैं जब हम कुकर में बना हुआ कोई दाल या चावल खाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट कहती है जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, IITians के सारे डॉक्टर्स, सारे प्रोफेसर्स। तो वो क्या कहते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तन इतने बेकार हैं और ये कुकर सबसे ज्यादा बेकार है कि इससे 48 रोग होते हैं। गिनकर लिस्ट है, उस बुक में है, आप ले सकते हैं क्या होता है। अभी एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे देश में इंट्रोड्यूस किए, हुआ क्या, एक षड्यंत्र अंग्रेजों ने किया। एक बॉक्साइट नाम का एक खनिज होता है, बहुत निकृष्ट दर्जे का ये खनिज है, बहुत बेकार, और ये खनिज हमारे देश में सर्वत्र उपलब्ध है, मतलब बैंगलोर साइड में, कर्नाटक और इधर और छत्तीसगढ़ सब तरफ। इन्होंने देखा कि इससे कुछ तो बनाना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम बना दिया। और वो एल्यूमिनियम का उपयोग किसके ऊपर किया, क्रांतिकारियों को मारने के लिए। क्योंकि टीबी मैकॉले खुद लिख रहा है कि मैंने बेकार नहीं देखा, मैंने भिखारी नहीं देखा, मैंने चोर नहीं देखा, इनकी मॉरल वैल्यूज इतनी बड़ी है और मैं 17 साल घुमा हूं जो शिक्षण व्यवस्था को बना रहा है इस देश में, वो लिखता है। तो जेल में था कौन, तो जेल में वो थे जो अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। तो उनको जेल में ऐसे बर्तनों में खाना दिया गया जो एल्यूमिनियम के बर्तन थे। और इसमें देखो, आप जब एल्यूमिनियम का बर्तन लाते हैं सफेद है, फिर आपने वही अंग्रेजों ने डाल दिया, गोरे बहुत अच्छे, सफेद बहुत अच्छा, काला एकदम बेकार। मतलब पीतल के बर्तन जो हमारे घर में थे, तांबे के बर्तन थे, कांसे के बर्तन थे, लोहे के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन जो यूज हम लोग करते थे उसको तोड़ तोड़ के फेंक दिया, और ये एल्यूमिनियम के बर्तन सफेद के कारण हम लेकर आ गए। आप जब ये एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं तो कुछ दिन वो सफेद होते हैं और कुछ दिन के बाद उसके पार्टिकल्स उड़ जाते हैं, वो काले हो जाते हैं। तो ये उड़ गए मतलब कहां गए, ये उड़ गए मतलब आपके पेट में गए। और क्या हुआ, इस एल्यूमिनियम ने कौन से रोग लेकर आ गए अंग्रेजों के इस षड्यंत्र के तहत, क्रांतिकारियों को मारने के लिए। तो कौन सा षड्यंत्र था, तो वो षड्यंत्र ये था कि इनको दमा हो जाए, इनको अस्थमा हो जाए, इनको ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाए, XTR हो जाए, MTR हो जाए, TDR हो जाए, है ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऐसी हो जाए कि कोई भी दवाइयां उस पर काम न करे। और हमारे पास में एक रिपोर्ट आई, हम लोगों ने जेल से वो निकाली कि कितने क्रांतिकारी हमारे जो टीबी से और अस्थमा से चले गए, शहीद हो गए। तो पता चला 70 to 72% जो हमारे जो क्रांतिकारी थे वो दमा और अस्थमा और टीबी से ही जेल में मर गए, क्योंकि वो भागकर जा न पाए। भागेंगे तो उनकी सांस फूल जाए, और भागकर अगर चले भी गए और समाज में जाकर वो काम भी कर रहे हैं तो वो उनके टीबी के कारण खासकर कुछ लोगों को पता ही नहीं चले। मुझे अगर खांसी आती है बार बार और मैं मफलर ओढ़ता हूं तो मैं कुछ आपसे बोल पाऊंगा क्या, कुछ नहीं बोल पाऊंगा, है ना। तो ऐसी है कि खासकर आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते, कुछ समझा नहीं सकते। तो क्लियर वॉइस इनकी ना हो, क्लियर आवाज इनकी ना हो, और वो खांसते रहे, टीबी से मर जाए, ऐसा पूरा षड्यंत्र किया। और वही षड्यंत्र हमारे देश में आ गया, हमारे घरों में आ गया। एल्यूमिनियम के बर्तनों से आपको अस्थमा होगा और ट्यूबरक्यूलोसिस तक आप जा सकते हैं, TDR MDR सब तरफ। तो अगर टीबी से आप बचना चाहते हैं, अस्थमा से बचना चाहते हैं, तो एल्यूमिनियम के बर्तन और ये कुकर जो है ये सारी चीजें निकाले। तो फिर क्या करें जिसमें हमको 100% विटामिन मिलते हैं। अब ये विटामिन आए कहां से, ये जमीन से आए। जमीन में 100% मिट्टी में विटामिन है। हम बच्चों को बोलते हैं कि मिट्टी में मत खेलो, आज के इंडिया वाले पेरेंट्स बोलते हैं, भारत वाले नहीं बोलते। भारत वाले बोलते भैया मिट्टी खाओ, मिट्टी लगाओ, मिट्टी से नहाओ। मिट्टी से नहाते थे लोग, बड़े बड़े स्किन डिसीजेस खत्म हो जाते थे। अब हुआ क्या कि जमीन में हमने एक पौधा बोया तुअर की दाल का। ये तुअर की दाल में उसके जो जड़ें हैं उसमें विटामिन आ गए, उससे उसके टहनी में आ गए, टहनी से उसके फल में आ गए, और ये फल हम 18 विटामिन और को विटामिन का घर पे लेकर आ गए। और हमने 6 मिनट में कुकर में डालकर 6 महीने की मेहनत उस किसान की जो आज आत्महत्या कर रहा है, विदर्भ में तो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही है, उसकी इतनी 6 महीने की मेहनत हम लोगों ने 6 मिनट में खत्म कर दी। फिर आपको और मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे का तो दिमाग ही नहीं चलता जी, दिमाग चलाने के लिए कुछ आप दीजिए, उसको तो दिमाग में ही नहीं बैठता, वो जल्दी भूल जाता। मेरा भी दिमाग नहीं चलता, मेरे तो 40 साल की उम्र है, ऐसे हम लोग बोलते रहते। तो वो आपको बराबर कंटेंट्स नहीं मिलते, आपको विटामिन नहीं मिलते, आपने वो कंटेंट्स खत्म कर दिए। तो ऐसे कौन से हमारे देश में ऐसे बर्तन थे, तो कांसे के बर्तन 95% विटामिन वैसे के वैसे मिलते हैं। तांबे के बर्तन 95% वैसे के वैसे विटामिन आपको मिलते हैं। 100% कौन से बर्तन में मिलते हैं, वो है मिट्टी के बर्तन जो यहां पर अवेलेबल है। मिट्टी के बर्तन, आप महेंद्र भाई के लिए ये जोरदार तालियां बजाइए, उन्होंने ये अवेलेबल कर दिया है मिट्टी के बर्तन। और हम चाहते हैं कि मिट्टी के बर्तन अगर आप यूज करें तो कैसे यूज करेंगे, बोलेंगे अभी तो गैस आ गया, तो कम आंच पर करना है।
तो जितना समय, देखिए क्या कैलकुलेशन था वाघभट जी का, कि जितना समय 6 महीने तुअर की दाल को पकने के लिए लगा, तो बराबर मिट्टी के बर्तन में आधा घंटा लगता है उसमें कम आंच के ऊपर, और एक एक पार्टिकल उसके जो है दाल के, उसके विटामिन उतरते हैं उस दाल में, और क्या टेस्ट होती है आप खा के देखिए, मैं रोज खाता हूं। और 400 रुपए दे देकर हम लोग जाकर मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाते मिट्टी के बर्तनों वाले, और बोलते क्या जबरदस्त बना है। आप सब तो गुजराती फैमिली से है, आप सब लोग तो व्यापारी फैमिली से। बात की बात है, मिट्टी के लिए मिट्टी ही यूज करनी पड़ेगी। और मिट्टी के कितने गुण है मैं आपको बताता हूं। मेरे पास में एक पेशेंट है, ऑन रिकॉर्ड आपको बताता हूं कि एक पेशेंट आया, अपने बच्चे को लेकर आ गए, बोले 5 साल का बच्चा है मदन भाई, चलता नहीं है, तो क्या करें। मैंने कहा कि आपका क्या बिजनेस है। बोले हमारा बिजनेस तो करोड़ों का है, करोड़पति है हम लोग। मैंने फिर ट्रीटमेंट करवाई। बोले सब बड़े से बड़े लोगों के पास कर दी, कहीं से ये सीडी राजू भाई के हाथ पे लग गई, आपका नंबर उस पे था, मुंबई कांटेक्ट, मदन भाई से संपर्क करें तो आपके पास आ गई हूं, देखिए कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सीडी सुनी, बहुत अच्छी लगी, ऐसे उन्होंने मुझे कहा कि बोला मैं बिल्कुल करूंगा, आप मुझे बताइए कि इसकी पूरी दिनचर्या बताइए, जब से वो पैदा हुआ तो क्या हुआ। तो बोले पैदा होते ही हम लोगों ने झूले में डाला, और सब इसको वीआईपी ट्रीटमेंट थी, और घर में भी ये तो हम लोग इसको मिट्टी में तो जाने नहीं देते थे। मतलब बस यही किया आपने। अभी सिर्फ इतना ही करो कि पूरे घर में, एक हॉल में जहां ये रहता है, जिस रूम में, उस घर में मिट्टी भर दो, या मैदान में खेलने दो। मैदान नहीं होंगे तो घर में ही मिट्टी रख दो, और छोटे छोटे रेत जो है, बारीक रेत, वो उसमें डाल दो और उसको छोड़ दो। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि वो खाए ना रेत वाली मिट्टी। और उन्होंने वैसे ही किया। आपको आश्चर्य होगा, 1 साल के बाद वो चलने लगा उस मिट्टी के कणों के कारण। आज हम बच्चों को बोलते हैं कि मिट्टी में मत खेलना, मिट्टी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। हम सिर्फ रिफाइंड वाली चीजें चाहते हैं, और ये सारी चीजें मिट्टी से हमको, हम लोग देखिए, हमने जब से मिट्टी से दूरी बना दी है, हम जो है ना अधोगति की तरफ चले गए। हमने देखो, घर में हमारा इंडियन स्टाइल का हुआ करता था, हमने दूरी बना ली, पेट साफ ही नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन ही कॉन्स्टिपेशन है। लोग बोलते हैं कि जब हम इंडियन स्टाइल की सीट यूज करते हैं, और जिस पोजीशन में, उकड़ू आसन में हम लोग बैठते हैं, इस आसन में अगर आप बैठे तो आपका पेट पूरी तरह से साफ होता है, और पेट से ही 80% बीमारियां होती है। और ये वेस्टर्न स्टाइल के आए कहां से? जिनका पेट साफ नहीं होता तो घंटों बैठना पड़ता है, तो उनके किचन, उनके जो ये टॉयलेट होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं यूरोप कंट्री में, कि 2 लोग उसमें रह जाए बेड डालकर। और वहां पर एक लाइब्रेरी लगाई होती है कि बैठना है आराम से, तो लाइब्रेरी में से एक बुक निकाले, पढ़ते बैठे। तो ये जो हमने दूरी बना ली है जमीन से, यही चीजें हमको खत्म कर रही है। जमीन के पास में हमको आना पड़ेगा, और हमको सब फिर से भारत भूमि से जुड़ना पड़ेगा। और भारत भूमि ये पुण्यों की भूमि है। कभी कभी उनको लगता है कि इस देश से एक जर्रे से भगत सिंह पैदा हो जाता है, इसी जर्रे से महात्मा गांधी पैदा होता है, उधम सिंह पैदा हो जाता है, ये कोई भी पैदा ना हो, इसलिए इनकी दूरी बना के रखें। जब मिट्टी से दूरी बनेगी तो हम इंडिया के ओर ही जाएंगे। मिट्टी से जब हम करीब आएंगे तो हम भारत में आएंगे। तो ये सूत्र मैंने आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन यूज करें, खाना बनाते समय हवा का स्पर्श और किरणों का स्पर्श लगना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। अगला सूत्र मैं बताता हूं कि भोजन जब भी आप करें, हमेशा जमीन पर बैठकर करें। कौन से आसन में? सुखासन, जैसे आप बैठे इस सुखासन में। अब घर में डाइनिंग टेबल आ गया है, तो डाइनिंग टेबल में क्या करें? फिर डाइनिंग टेबल से क्या होता है? जमीन पर बैठकर ही क्यों करना है? तो मैं आपको बताता हूं, 4 पैरों वाले जो जानवर होते हैं उनका एक सेंटर पॉइंट होता है, और 2 पैरों वाले जो जानवर होते हैं, जो हम हैं, उनका एक सेंटर पॉइंट होता है मानव का, वो होता है नाभि चक्र। ये नाभि चक्र, जब आप बैठकर जमीन पर भोजन करते हैं तो ये नाभि चक्र एक्टिव होता है, और जो भोजन से रस बन रहा है पेट में, ये रस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपने भूमिति का एक पढ़ा होगा कि जिस सेंटर पॉइंट पर हिट किया जाए तो वहां से कोई भी चीज जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, समान अंतर में उसको फैलती है। तो वैसे ही पेट में जो रस बन रहे हैं वो इक्वली अगर फैलेंगे तो ही डेवलपमेंट होगा, शरीर में सारी तरह से रोग नहीं होंगे, किसी भी तरह के रोग नहीं होंगे। मगर वो नीचे कर बैठते हैं तो पेट तक ही वो सारे रस रह जाते हैं, पैरों तक जाते ही नहीं, पूरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होते। तो हमको जरूरत है कि हम जो सामान्य लोग हैं वो पालथी मारकर सुखासन में बैठकर खाना खाए। मगर जो लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, जैसे खेत में काम कर रहा है, या हाथ गाड़ी चला रहा है, या खोद काम कर रहा है, बहुत हेवी वर्क कर रहा है और वजन उठा रहा है, तो उन व्यक्ति को क्या करना है? उन्होंने उकड़ू आसन में बैठकर खाना खाना है। उकड़ू आसन में
जो काम करते कामगार होते, बहुत मेहनत का काम करते, वो देखिए आप उनको कितना भी डाइनिंग टेबल पर बिठा दो, वो लेकिन नहीं, मैं जमीन पर बैठकर खाता हूं, और वो ऐसे ही उकड़ू आसन में बैठकर ही खाना खाएंगे, क्योंकि उनका शरीर वो बोलता है, उसकी जरूरत होती है। तो हम लोगों को सामान्य आसन में, सुखासन में बैठकर खाना खाना है। और अब निकाल लिया है आपने, डाइनिंग टेबल आ गया है, तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि आप डाइनिंग टेबल की जो चेयर है, उस चेयर के ऊपर पालथी मारकर बैठकर खाना खा ले। ये जरूरत अंग्रेजों की थी। हाँ, डाइनिंग टेबल निकाल नहीं सकते इसलिए तालियां बजा रहे हैं। तो होता यह है कि अंग्रेजों को क्या होता है कि अंग्रेजों का जो टेम्परेचर है, आजू बाजू का जो जलवायु है, वहां पर इतनी ठंड है तो उनके जो ये पूरे जॉइंट से ये स्टक्ड हो जाते हैं, वो हिल नहीं सकते। अभी आप देखिए कि मैं देखता हूं कि 2 घंटे तो हो गए हमको बैठे हुए, 2 घंटे में आप एक ही पोजीशन में बैठे और मैं भी एक ही पोजीशन में बैठा, ना पैर दुख रहे हैं ना कुछ हो रहा है। कुछ लोग पैर इधर उधर कर रहे हैं, मगर आप जो है ना अंग्रेजों को बिठा दो, मैं गारंटी से बोलता हूं 15 मिनट के बाद में वो पैर सीधा करेगा, 20वें मिनट में वो दूसरा पैर सीधा करेगा, 25वें मिनट में बोलेगा आई वांट अ चेयर, प्लीज गिव इट टू मी। एक चेयर मुझे दे दीजिए बैठने के लिए, वो बैठ ही नहीं सकते। एक चेयर मुझे दे दीजिए बैठने के लिए, वो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जलवायु जो है, ये जो यहां पर जो लुब्रिकेंट बनता है, यहां पे ये वो मूव ही नहीं होता है। मैं जो ये मूव कर रहा हूं, ये यहां पर एक लुब्रिकेंट है, एक ऑयल है, जो ओरिजिनल ऑयल और ओरिजिनल घी खाने से बनता है, तभी जाके मैं गर्दन हिला सकता हूं, उंगलियां हिला सकता हूं। मगर उनके जो पॉइंट्स हैं वो स्टक्ड हो जाते हैं, उनके जॉइंट स्टक्ड हो जाते हैं और वो मूव ही नहीं कर सकते, इसलिए उनके घुटने जो है वो जमीन पर इस तरह से बैठ नहीं सकते घंटों तक, और भोजन करते वक्त भी नहीं बैठ सकते। तो उनको जरूरत थी डाइनिंग टेबल की। अब इंडिया के लोगों ने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वो डाइनिंग टेबल लेकर आ गए और भारत की ये परंपरा खत्म हो गई। और हम लोग क्या करते थे, भोजन की परंपरा आपको मैं बताता हूं कि हम लोग पाटे के ऊपर भोजन रखते थे, थाली रखते थे, और उसके आजू बाजू में ऐसा पानी घुमाते थे। लोग बोलते हैं कि क्या आप रूढ़िवादी हो, क्या पानी घुमाते हो? मैंने उनको बताया भैया रूढ़िवादी नहीं है, ये साइंटिफिकली है, हमारे दिमाग में रूढ़िवादिता से, अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें ही घुसती है, साइंस, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो पानी इसलिए डालते थे क्योंकि लोग परोसते थे, पहले परोसते थे, अभी तो वो आप क्या बोलते हैं उसको, बफे सिस्टम, मैं उसको बुफेलो सिस्टम कहता हूं। भैंस जिस तरह से खड़े होकर खाती है उस तरह से हम लोग खाते हैं, और खड़े होकर खाने से कितने रोग होते हैं वो पूरी बुक में आपको मैं बता दूंगा। तो पता चला कि जब हम पानी डालते, जो परोसता था उसके पैरों की जो धूल थी, वो धूल उस राउंड के जो पानी डाला है तो उस धूल में धूल उस पानी में चिपक जाती थी। जब जब वो परोसने आएगा, पैरों से उसकी धूल उड़ेंगी, पानी में चिपक जाएंगी, थाली में आएंगी ही नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति महान है, हम पानी को घुमाते थे उसके लिए। हमारी संस्कृति के लिए जोरदार तालियां, ताली बजाओ, रोग भगाओ। तो भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर और सुखासन में, ठीक है। तो जब जब आपको ऐसा लगे कि हमको डाइनिंग टेबल यूज करना है तो आप ये करें, उसमें करें। और हमारे सारे संत महात्मा और भगवान भी जमीन पर बैठकर ही खाना खाते थे, ये आप ध्यान रखिए। अगला सूत्र बताता हूं कि भोजन करते समय, ये इतना इंपॉर्टेंट सूत्र है कि आप ध्यान रखें, भोजन करते समय कभी भी पानी ना पिए, और भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिए। भोजन करते समय पानी ना पिए और भोजन करने के तुरंत बाद पानी ना पिए। तो कब पिए? वाघ भट्ट जी ने कहा है भोजन करते समय अगर आप पानी पीते हैं तो इसको उन्होंने कहा है संस्कृत में भोजनांते विषमवारी। भोजन के समय पानी पीना विष के समान है, उसको विष की संज्ञा की दी है उन्होंने। और कैसे विष बनते हैं उसको हम लोगों ने कुछ लेबोरेटरी टेस्ट से पता किया, तो पता चला पेट में भोजन गया और जठर अग्नि भड़की। आपने क्या किया? पानी डालकर उस जठर अग्नि को बुझा दिया। यह वैसे ही हुआ कि जैसे आपने एक हंडी रखी चूल्हे के ऊपर, आग जलाई और चूल्हे को बुझा दिया पानी डालकर, तो वो अनाज पकेगा क्या? नहीं पकेगा। वैसे ही पेट में अगर अनाज गया और जठर अग्नि भड़की और आपने पानी डाल दिया, तो ये जठर अग्नि जो है वो पचाएगी नहीं भोजन को, वो सड़ाएगी। भोजन पचने के बाद मैंने कहा था कि रस बनेगा 4 स्टेप के बाद में, 4थे स्टेप में, और ये रस परिवर्तित होगा रक्त, मांस, वीर्य, हड्डियां, इन सब में ये सब बनेगा। मगर होता क्या है, अभी हुआ ये कि ये अनाज सड़ गया, आपने पानी डाला, जठर अग्नि को बुझा दिया और ये जठर अग्नि ने बुझ गई और ये अनाज सड़ा। इससे क्या बने? भोजनांते विषमवारी मतलब 103 विष बने। पहला ही बना यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, VLDL, बुरा जो कहते हैं ना हम लोग, वो।
तो HDL मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल, LDL मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल। ऐसे 103 विष बनते हैं, और ये विष तब बनते हैं जब आप भोजन करते समय पानी पीते हैं। तो कब पिए पानी? पानी पीना है 1.5 घंटे के बाद। आप बोलेंगे ये पॉसिबल है क्या? आप करके देखिए, बहुत इजी सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सामान्य, आप चलते फिरते ये सब कर सके ऐसे में उपाय आपको बता रहा हूं। तो क्या करना है 1.5 घंटे के बाद? इसलिए क्योंकि ये रस बनने की जो प्रक्रिया है, चौथी स्टेप वाली भोजन की, वो 1.5 घंटे तक चलती है। जठर उसके ऊपर काम करता है। तो और देखो, मैं आपके घर पे आया, डरिए मत, नहीं आऊंगा, आया, और आने के बाद में मैंने कहा कि देखो चीकू का मौसम चल रहा है, चीकू का अगर आप जूस पिला देंगे, आप पूछेंगे मुझे क्या चाहिए मदन भाई, तो चीकू का अगर आप जूस पिला देंगे तो बहुत अच्छा रस, तो मौसमी फल खाने चाहिए। तो आपने क्या किया, उस चीकू का पूरा पल्प निकाला, उस पल्प को और मेल्ट किया, उसका पेस्ट पूरा कर दिया, और उसके बाद में उसका रस बनाने के लिए पानी डाला या दूध डाला, बराबर है। रस बनाने के लिए पानी डाला, यह बात आप ध्यान में लीजिए कि बॉडी में जब अनाज पक रहा है, पूरा पच रहा है और रस में रूपांतर होना रहा है, तब आपको पानी की जरूरत है। कि आप मुझे वैसे ही चीकू खिला देंगे, पल्प खाइए मदन भाई यही रस है, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो अगर नहीं पच रहा है तब उसका पल्प जैसी सिचुएशन होगी, मगर रस जब बन रहा है, रस के बाद में पानी की जरूरत है, वो 1.5 घंटे के बाद लगती है हमको। जब रस में परिवर्तन हो रहा है, उसको और लिक्विडिफाई करने के लिए हमको पानी की जरूरत है, वो 1.5 घंटे के बाद। अब आप बोलेंगे बीच में कभी कुछ हम पी सकते क्या? गले में अगर कुछ अटक गया तो आप पी सकते हैं, छींक आ गई, खांसी आ गई तो पी सकते हैं। और बोले कि और पानी की बजाय और कुछ पी सकते हैं क्या? तो मैं आपको बताता हूं, पर इसके टाइमिंग्स है। सुबह का भोजन जब आप कर रहे हैं तो किसी भी फल का रस पानी की जगह पे आप कितना भी पी सकते हैं, ठीक है। मान लो कि अनार का रस अगर आपको पीना है तो खाने के साथ में तुरंत आप पीना है, आपको पानी के सिवा रहा ही नहीं जाता है। लोग तो मैं देखता हूं कि भोजन कम करते, पानी ज्यादा पीते, 2 लीटर पानी पिएंगे और 200 ग्राम अनाज भोजन करेंगे, इतना हो गया। और मैं देखता हूं आजकल तो लोग अनाज कम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते। तो आप ये रस पिए, रस रखें साथ में, ये सुबह ही कर सकते हैं आप। दोपहर को अगर आप भोजन कर रहे हैं तो दोपहर को आप दही या छाछ या दही के बना हुआ और भी कोई पदार्थ, कड़ी या कुछ भी आप ये कर सकते हैं, ये दोपहर को। इसका समय नहीं बदल सकते। आप बोलेंगे कि दही मैं सुबह ले लूं तो नहीं चलेगा, छाछ में सुबह ले लूं तो नहीं चलेगा। ये नहीं बोला है वाग्भट जी ने अपने सूत्रों में। उन्होंने कहा कि फलों का रस, मान लो किसी भी फलों का रस आप अगर उसको ये नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, बहुत महंगे फल है, तो आप नींबू ले लीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए और नींबू का रस आप साथ में ले सकते। वो पानी नहीं है, वो अनाज है। आप बोलेंगे पानी क्यों नहीं है? पानी इसलिए नहीं है, पानी का अपना कोई गुणधर्म नहीं है। आपने वो गीत सुना है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दिया तू उस जैसा। जिसमें जो मिला देते हैं उसका गुणधर्म पानी ले लेता है। तो उसने नींबू का गुणधर्म ले लिया, और वो नींबू जब पेट में जाएगा तो वो अग्नि को भड़काएगा, वो कम नहीं करेगा, ठीक है। दोपहर को छाछ और दही, और रात में अगर आपको लेना है तो दूध आप साथ में ले सकते हैं, खाने के तुरंत बाद ले सकते हैं, एक निवाला खाने के बाद तुरंत ले सकते हैं। तो पता चला दूध कभी भी सुबह नहीं, दूध को पचाने वाले एंजाइम सुबह शरीर में कभी नहीं होते, वो रात में ही होते हैं। बच्चे जो है दूध सुबह नहीं पीते, आप उसको आंखें दिखा कर बोलते खा नहीं तो मारूंगे, पी नहीं तो मारूंगे, पी नहीं तो मारूंगे, आप जबरदस्ती पिलाते, उसकी बॉडी उसको मना करती है। पर हम लोग जो है क्या करते हैं कि हम उसको जबरदस्ती पिलाते हैं। दूध जो है हमेशा रात में पिए, और कैसे पिए वो बताता हूं मैं आपको। दूध को पीने का एक अपना एक नियम है, उसको हमेशा खड़े होकर ही पिए। और कैसे पिए? दूध मुंह में डाले, एक घूंट, और इस टोड़ी को ऊपर करे, ये एक्शन होनी चाहिए। ऊपर के जो पैलेट है, ऊपर का जो तालू है, उसको दूध टच होना चाहिए, उसको भी लिक्विड मिलना चाहिए, उसको लुब्रिकेंट मिलने चाहिए। जो उसमें जो तेलीय पदार्थ है दूध में, वो ऊपर के पैलेट को भी टच होना चाहिए। वो सिर्फ नीचे से अंदर चले जाता है, ऊपर कुछ भी टच नहीं होता। तो दूध हमेशा जब भी आप पिए तो ऊपर के तालू को टच होना चाहिए, और वो खड़े होकर ही। दूध कभी भी बैठकर नहीं तो विविध रोग होते हैं, ये वाग्भट जी कहते हैं, ठीक है। दूध कभी भी बैठकर नहीं, दूध हमेशा खड़े होकर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पानी पिएंगे, और आपको मैं बताऊं कि अगर आप पानी पीते हैं तो कितने रोग होंगे। पहला ही रोग होगा, खाना खाते समय अगर आप पानी पिएंगे तो पेट में अनाज सड़ेगा, वो फर्मेंट होगा, और फर्मेंट होके इतने विष बनेंगे 103। और कौन सा रोग होगा? वेल नोन रोग बताता हूं आपको, एसिडिटी। दूसरा अल्सर पेट में। तीसरा होगा इंटेस्टाइन कैंसर, ठीक है।
तो अगर इन सब बड़ी बड़ी 103 रोगों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको बचना होगा कि पानी के इस नियम से आपको यूज करना होगा। पानी हमेशा 1.5 घंटे के बाद ही, पानी हमेशा साथ साथ कभी ना पिए, तुरंत बाद कभी ना पिए। जो मैंने जूस बताया, दूध बताया, छाछ बताया, उसके समय को आप ये करें। अगला सूत्र कि विषैले जिनका जो विष निर्माण करते हैं ऐसा भोजन आप कभी ना करें। मतलब जिनके कॉम्बिनेशन है वो विष है। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसके कॉम्बिनेशन करने से विष निर्माण होता है। ऐसे कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। दही के साथ नमक कभी नहीं। दही जो है ना, किडनी के विविध रोगों को, लिवर के विविध रोगों से हमको बचाता है दही। तो होता क्या है, आपने जैसे ही मान लो कि हम सबके लिए टैंकर भर के दही लाया गया, बोले चलो पूरे पाटीदार समाज को दही खिलाएंगे, और उस टैंकर में एक मुट्ठी भर के नमक अगर डाल दिया तो आप उस टैंकर भर के दही को नहीं खा रहे हो, आप टैंकर भर के दही बनाने वाले जो जर्म्स थे, जो जीवाणु थे, जो आपको विविध रोगों से बचाने वाले थे, उनकी लाश खा रहे हैं। वो दही नहीं है, वो दही लाश युक्त दही है, आप ध्यान रखिए। तो कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए? दही के साथ में बेस्ट है गुड़। गुड़ अगर आप खाएं, पर गुड़ भी काला, देसी ऑर्गेनिक जो यहां पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसको साफ किया जाता है दूध से या भेंडी के रस से। और दूसरा जो गुड़ बनता है वो गुड़ जो है ना, सफेद वाला जो आप देखते हैं, फिर वही आता है इंडिया में, सफेद बहुत अच्छा, काले बहुत बेकार, है ना। तो ये जो सफेद गुड़ है, लोगों का चाह रहे वाह वाह कितना शुभ्र है, सफेद है, और हम लोग क्या करते हैं, उस गुड़ को लेते हैं। तो ये जो गुड़ है, ये गुड़ कैसे, उसमें केमिकल डालकर बनाया जाता है, सफेद वाला। बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, डिटर्जेंट यूज किया जाता है, तब करके इसको साफ किया जाता है, और वो अब हमारे घर में आ गया और उससे विविध रोग होते हैं। तो ये गुड़ कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं आपको, कि भोजन करने के बाद 400 ग्राम भोजन आपने किया और आपने 4 ग्राम गुड़, मतलब इतना सा अगर गुड़ खा लिया तो 400 ग्राम अनाज को पचाने का काम ये 4 ग्राम गुड़ करेगा। 4 ग्राम गुड़, मगर वो ऑर्गेनिक हमारा जो काला गुड़ है, वो वाला जो गरीब किसान बनाता है, कोई कंपनी नहीं बनाती, जो किसानों को पैसा जाता है, वो 4 ग्राम गुड़, क्योंकि उसमें जो है फास्फोरस है। गुड़ में फास्फोरस है, बॉडी को फास्फोरस की जरूरत है। ठीक है। अब क्या हुआ, आपने अगर भोजन करने के बाद में अगर चीनी खा ली, शक्कर दही में डालकर अगर शक्कर खा ली, तो 4 ग्राम शक्कर को पचाने के लिए 400 ग्राम भोजन की एनर्जी खत्म हो जाएगी। इतनी बेकार है ये शक्कर और ये चीनी। और ये चीनी बनाई गई थी यूरोप कंट्री के लोगों के लिए, क्योंकि अगर ढेला हो और वहां का जो जलवायु है, वो जलवायु बहुत ह्यूमिडिटी वाली है, आर्द्रता है, पानी 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 बहुत है हवा में, तो वो जो ढेला है शक्कर का वो गल जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, नमक का ढेला गल जाता है, शक्कर का ढेला गल जाता है, गुड़ गल जाएगा। इसलिए उनको फाइन चाहिए थी, ऐसी शक्कर पैकेट में रहे छोटी छोटी, और वो शक्कर सफेद कलर की, फिर से वही आ गया इंडिया में सफेद, और शक्कर हमने उनको दे दी। उनके लिए जरूरत थी, मगर गुड़ हमको खाना था, हमने शक्कर खाना शुरू कर दिया, चीनी खाना शुरू कर दिया। मैं आपको एक बुक का नाम बताकर जाता हूं, आप पढ़िए। ये मैंने नहीं लिखा, ये एक ऐसे डॉक्टर ने लिखा जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, और अपने देश का नहीं है, भारत का नहीं है, वो यूरोप का है। कोई अपने देश की बदनामी करेगा क्या? यूरोप के डॉक्टर ने लिखा अ ईयर विदाउट शुगर, बुक का नाम है अ ईयर विदाउट शुगर। 1 साल बिना चीनी के क्या क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए और कितने ट्रिमेंडस चेंजेस उनके अंदर आए, आधे से ज्यादा रोग खत्म हो गए, और इतने ज्यादा आईक्यू लेवल में चेंजेस आ गए, बहुत ज्यादा। वो आप पढ़िए, अ ईयर विदाउट शुगर। ठीक है, 1 साल बिना शक्कर के, और आप लोग भी करके देखिए 1 साल बिना शक्कर के क्या होगा, आप देखेंगे। तो गुड़ दही के साथ बहुत अच्छा, मिश्री बहुत अच्छी, जो कृष्ण भगवान खाते थे, है ना, वो मिश्री बहुत अच्छी, जिसको गुड़िया शक्कर भी, गड़ी शक्कर हम लोग कहते हैं, वो आप खा सकते हैं। अब जो है दही और उड़द की दाल साथ में कभी नहीं। दही वड़ा खाते हैं, मैंने बोलने लगे रे दही वड़े का के ऊपर तो प्रतिबंध लग गया, अभी कोई नहीं खाएगा। दही वड़ा अगर आपको खाना है दही के साथ में, तो दही को गर्म करके खाइए। वाघ भट्ट जी ने यह कहा है कि दही को अगर कड़ी बनाकर अगर आप खाएंगे, गर्म करके अगर खाएंगे, तो ये उड़द के दाल के साथ में चलेगा, किसी के भी साथ चलेगा, मगर दही के साथ में उड़द की दाल का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, विविध रोग होते हैं। दूसरा, कटहल आप खाते हैं या प्याज की चीज खाते हैं या नॉनवेज या कुछ भी आप खाते हैं, उसके बाद अगर आपने प्याज की चीज, पकोड़े खा लिए प्याज के, और उसके बाद में अगर दूध पी लिया,
तो समझ लेना आपको कितने तो ढेरों स्किन डिसीजेस हो जाएंगे। सफेद दाग, सोराइसिस से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो प्याज की चीज या प्याज खाने के बाद में, या दही ये नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए, मगर किसी ने खा लिया कभी और उसके बाद दूध पी लिया, कटहल खा लिया, फणस खा लिया, और सिट्रिक एसिड जिस पदार्थ में है, सिट्रिक मतलब कि जो खट्टी है, वो खट्टी चीज के बाद में दूध कभी नहीं। हम लोग जो है अलग अलग खट्टी चीजों को मिक्स करके आइसक्रीम खा रहे हैं। दूध के साथ में सिट्रिक एसिड जिसमें है उसका कॉम्बिनेशन ही नहीं बताया है, हम खा रहे हैं, तो हम विविध स्किन डिसीज और त्वचा रोग अपने तरफ खींच कर ले रहे हैं। दूध के साथ में खट्टे फलों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आम का कॉम्बिनेशन है मगर वो मीठा होने के बाद। और एक ही खट्टी चीज आप दूध के साथ कभी भी खा सकते हैं, वो है आंवला। आंवले के साथ में दूध का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई। ऐसी पूरी लिस्ट आपको उस बुक में मिल जाएंगी। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। अब एक गीत सुनाता हूं और गीत के बाद में अगला एक सूत्र करके कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। और चर्चा होने के बाद में उस बीमारियां कैसे हो रही है, कैसी लूट इस देश में रक्षक भक्षक बन गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और आपके घर की दवाइयां मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, हर रोग की। फिर एक क्वेश्चन का सेशन होगा और हम सब लोग घर जाएंगे।